तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एजोट्रोप्स या इसको बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एजोट्रोप या एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, इसको अगर अपने डिफाइन करें तो अपने कहा है एजोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर का टाइप होगा वो कैसा होगा, बाइनरी मिक्सचर होगा। ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो वो हमारे पास क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी मिक्सचर है द सेम कंपोजिशन। अब सेम कंपोजिशन मींस बाय मास हो सकता है, बाय वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो बाय सेम कंपोजिशन, सेकंड इसमें मेन चीज ये है सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो सेम कंपोजिशन कहाँ होनी चाहिए, उसके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। ठीक है, इन सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो जब उसको जो बॉईल करेंगे तो वो जो बॉईल होगा वो किस पर होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉईल होगा। ऐसे मिक्सचर्स को अपने क्या बोलते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर की कैटेगरी में रखा जाता है। मींस जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं इनको अपने यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अपने सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो वो मिक्सचर क्या होते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कहेंगे कि एक ऐसा मिक्सचर अपने बना लिया जिसको अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा रहे हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो सेपरेट नहीं हो रहा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं, वो मिक्सचर हमारे पास कैसा हो जाएगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, वो होना कैसा चाहिए, कंडीशन ये बाइनरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में होना चाहिए और उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो अपने पास जो इसमें आ रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टाइप्स ऑफ एजोट्रोप्स या टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। कि जो एजोट्रोपिक जो मिक्सचर है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट अपने इसमें लिखा है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप कौन सा है हमारे पास, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग वाले एजोट्रोप्स क्या होगा, आपने कहा था कि जो सॉल्यूशन राउथ फ्लो को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब ये आइडियल सॉल्यूशन तो है नहीं, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउथ फ्लो से पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का डेविएशन शो कर रहे थे। तो आपने कहते हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होते हैं विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउथ फ्लो। तो जो राउथ फ्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर होगी चीज अपने को। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन से बनाएंगे, जो राउथ फ्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें होता क्या है, आपने देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो बाइनरी सॉल्यूशन आपने जो प्रिपेयर किया है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, लो आएगा। ऐसे क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है ए मिक्सचर ऑफ 94.5% एथेनॉल एंड 4.5% ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। तो अपने वॉल्यूम के बेस पर इसका कंपोजिशन दे रहे हैं, फिक्स कंपोजिशन ले रहे हैं, कितना 94.5% एथेनॉल लिया है और 4.5% के लिए वाटर लिया है। तो इन दोनों से मिलकर जो मिक्सचर बनेगा उसको अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एथेनॉल और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना, अगर माने 75 डिग्री सेल्सियस माना जाए तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मींस 75 और 100 से भी नीचे, मतलब दोनों में से कम कौन सा है, 75 कम है। तो इस जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 75 से भी क्या जाता है, नीचे चला जाता है। तो ऐसे जो मिक्सचर है वो क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होते हैं। और कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं ये, जो राउथ फ्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो इस टाइप के अपने पास एजोट्रोप्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं अपने जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स हैं, इसका आपने एग्जांपल तो आपने ले लिया यहाँ पर। दूसरा अपने पास एग्जांपल हो सकता है एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म बेस का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, एथेनॉल C2H5OH प्लस CHCl3, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन से होंगे, तो अपने एजोट्रोपिक मिक्सचर को अपने क्या कहते हैं, सेम कंपोजिशन के होंगे, उनमें कंपोजिशन लिक्विड और जो गैसेस फेज है दोनों में सेम रहती है और एक फिक्स
टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें अपने कहते हैं कि जो राउल्ट फ्लो से द सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, तो जो राउल्ट फ्लो से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स होते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है उनमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उन दोनों कंपोनेंट्स से जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, तो आपके पास कहते हैं मिक्सचर ऑफ 68% तो क्या ले लिया आपने, नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। यहाँ पर इनको किस कंपोजिशन में ले रहे हैं, मास के बेस पर अपने इनका लिया गया है। तो ये जो सॉल्यूशन अपने पास जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका क्या होगा, हाई आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसके अदर एग्जांपल अपने देख सकते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो अपने नेगेटिव वाले के एग्जांपल आए थे वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, एसीटोन प्लस क्या हो सकता है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये एग्जांपल हो सकता है इसका। इसके अलावा हमारे पास जो एग्जांपल हो सकता है, मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड भी हो सकता है इसका एग्जांपल। ठीक है, मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड। तो ये जो एग्जांपल आ रहे हैं वो एग्जांपल नेगेटिव अपने पास डेविएशन के आ रहे हैं, या आपने इनको बोल सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की कैटेगरी में हमारे पास एग्जांपल आ रहे हैं। तो ये हमारा जो एक टॉपिक था एजोट्रोप, जो टॉपिक था वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं, एजोट्रोप्स मिक्सचर क्या होते हैं, अपने कहते हैं एक बाइनरी मिक्सचर होता है जिसमें सेम कंपोजिशन होती है, किसमें, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, और जब इनको बॉयल किया जाता है तो कांस्टेंट टेंपरेचर पर ये क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो जो बाइनरी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं इनको। तो ये दो टाइप का आपने बताया, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और सेकंड हो जाता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, तो दो कैटेगरीज के अपने यहाँ पर इसमें बना लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब है कि अभी अपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो की थी उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो यूज था, ठीक है, चार टाइप के अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपने डिस्कस कर चुके हैं। उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज था अपने उनसे डिटरमाइन किया था जो सोल्यूट पार्टिकल है उस सोल्यूट पार्टिकल के मोलर मास को डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज है वो यूज क्या हुआ, तो आपने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो यूज लिया जाता है वो मेन जो यूज है टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो उन सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोलर मास को फाइंड करने के लिए अपने यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी की थी। अब अपने क्वेश्चन बनता है कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपने सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड कब कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास कंडीशन थी कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ है उसको क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तभी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपने सॉलिड पार्टिकल्स के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। और राउल्ट लॉ कब फॉलो होता है कि जब सॉल्यूशन कैसा हो, हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तभी राउल्ट लॉ क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, तो दो चीजें दी आ गई। तीसरी चीज अपने कहते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में उनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर में। ठीक है, तो आपने कहा कि जो नॉर्मल मास जो हमने जो मोलर मास को फाइंड आउट कब किया जा सकता है, पहला कि वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो सॉल्यूशन, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, और सेकंड चीज अपने कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन की जैसी चीजें उसमें न हो रही हो। अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है तो अपने उसके अंदर जो उनके जो मोलर मास को अपने फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपने देखा था कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो मैं दो वर्ड बार बार यूज में ले रहा था। वो दो वर्ड कौन से थे, एक तो अपने इसमें ले रहे थे नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और सेकंड जो वर्ड अपने इसमें ले रहे थे वो ये ले रहे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये वर्ड अपने बार बार यूज में ले रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का मैं मीनिंग आपको बताऊंगा आगे। तो जो सॉल्यूट था वो सॉल्यूट पार्टिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होना चाहिए, मींस उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो। अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो क्या होगा, उससे जो सरफेस पर सॉल्यूशन के
तो इस पर सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में क्या होगा, या तो इंक्रीज हो जाए या क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन की जो ये सरफेस है, उस सॉल्यूशन की सरफेस पर जो ये सोल्यूट पार्टिकल्स का जो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, सोल्यूट पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, या सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। तो अगर उनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में क्या जा रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये अपने सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और इनमें से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं हमारे पास, सोल्यूट के, ठीक है। अगर इनका डिसोसिएशन हो गया, मतलब जो ईच पार्टिकल्स है वो टू पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, तो इसमें अब सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर वो एसोसिएट हो रहे हैं तो एसोसिएट होने से दो मिलकर क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे, तो मींस नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के कम या ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको जब चेंज देखने को मिलेगा, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे क्या होगा कि जो हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स का जो मोलर मास है, वो एक्चुअल मोलर मास से क्या मिलेगा आपको, चेंज आएगा, कि जो इसका जो मोलर मास है वो एक्चुअल मास से क्या देखने को मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसी चीज को क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास बोला जाता है, ठीक है। तो अपने सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, एक सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑन dissolving in a solvent, the number of particles in the solution either increases or decreases. This causes a change in the colligative property. तो इससे क्या होगा, हमको जो colligative properties है, इन colligative properties में क्या देखने को चेंज मिलेगा, the molar mass which is more or less than the normal molar mass is known as abnormal molar mass. तो abnormal molar mass क्या होता है कि जो normal molar mass है, वो normal molar mass से या तो मोलर मास क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है, या मोलर मास क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास की कैटेगरी में अपने रखते हैं, ठीक है। तो अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या है हमारे पास, इसको अगर अपने यहाँ पर देखें तो एबनॉर्मल मोलर मास को अपने यहाँ पर डिटेल से स्टडी करने के लिए अगर अपने यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ है एबनॉर्मल मोलर मास, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने एग्जांपल क्या लिया कि आप फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हो, एसिडिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हो, या बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लेते हो। तो इनको अपने जैसे बेंजीन जैसे सॉल्वेंट के अंदर अगर इसको मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, इसको अगर देखें आपने यहाँ पर अपने एग्जांपल की फॉर्म में कह रहे हैं कि मैंने एग्जांपल लिया, इसको समझने के लिए आपने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड लिया, या आप क्या ले रहे हो, एसिडिक एसिड ले रहे हो, या आप क्या ले रहे हो, बेंजोइक एसिड ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एज ए सॉल्यूट वर्क कर रहे हैं। इन सॉल्यूट को आप किस में मिक्स कर रहे हो, बेंजीन, जो क्या है, सॉल्वेंट है। तो बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, या आप जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट होकर एक डायमर की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एसोसिएट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट होकर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, एक डायमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये डायमर किस टाइप से बनता है, मैं अगर अपने एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ। ये जो एसिडिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स है, ये एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल पहले तो इसकी स्ट्रक्चर ये थी, तो जैसे इसको बेंजीन में मिक्स किया जाता है तो बेंजीन में मिक्स करने पर यहाँ पर ऑक्सीजन के सामने जब हाइड्रोजन आ रहा है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किससे अटैच हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से होने से क्या हो गया कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, और दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डायमर। जैसे मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हो तो उसको अपने पॉलीमर्स बोल देते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स हो तो उसको मोनोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दो यूनिट्स अटैच हो रही है, इसलिए इसको अपने क्या नाम दिया, डायमर की फॉर्मेशन ये कर रहा है, ठीक है। तो ये डायमर की फॉर्मेशन करने से इसका जो नॉर्मल मोलर मास है एसिडिक एसिड का, अगर आप नॉर्मल मोलर मास देखते हो
तो नॉर्मल मोलर मास कितना आ जाता है एसिटिक एसिड का 60 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो गए, एसोसिएट हो गए, तो इसका जो एब्नॉर्मल मोलर मास अगर आप देखोगे तो एब्नॉर्मल मोलर मास आपके सामने कितना आएगा 120 आएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं अटैच हो रहे हैं। तो इस चीज को क्या बोल रहे हैं अपने एब्नॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट इसके ऊपर कि एसिडिक एसिड का एग्जाम में पूछा गया है कि जब अपने एसिडिक एसिड को बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, तो अपने यहाँ पर कहते हैं कि उसके अंदर मिक्स करने पर ये क्या करता है डायमर की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली एसोसिएट हो जाएगा और कंप्लीटली एसोसिएट होकर इसका जो नॉर्मल मोलर मास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है एब्नॉर्मल मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिलती है। इसी तरह से अगर अपने बात करें ये तो एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल, इसी तरह से अपने कहते हैं NaCl की अगर मैं बात करता हूँ तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही आप इसको मिक्स करते हो, ठीक है, सॉल्वेंट में मिक्स किया जाए तो ये आयनाइज्ड हो जाता है और आयनाइज्ड होकर कितने आयन की फॉर्मेशन कर देता है 2 आयंस की फॉर्मेशन कर देता है, मींस ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसका जो मोलर मास जो इसका नॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास कितना होता है 58.5 होता है, तो इसका जो एब्नॉर्मल जो मोलर मास हो जाएगा ये डिसोशिएट हो रहा है यहाँ पर तो 58.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जब एसोसिएट होता है तो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो जो मोलर मास है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और जब डिसोशिएट होगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो एब्नॉर्मल मोलर मास है वो एब्नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से क्या हो जाता है यहाँ पर NaCl के केस में जस्ट हाफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो चीज आपके पास होती है इस चीज को क्या बोला जाता है अपने एब्नॉर्मल मोलर मास की कैटेगरी में अपने यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि जो अपने एब्नॉर्मल जो मोलर मास अपने लिया था उस एब्नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर को यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो एब्नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने कौन सा फैक्टर यूज में लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर को यूज में लिया जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है आई से। तो ये क्या चीज है व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की जो डिग्री है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने किसको यूज में लिया जाता है वांट ऑफ फैक्टर को यूज में लिया जाता है। ये कैसे फाइंड करता है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले अपने बनाए गए हैं। जो वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल क्या हो जाता है ऑब्जर्व्ड कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर अपने थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अगर जो दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को अपने क्या बोला जा सकता है वांट फैक्टर बोला जा सकता है। या अपने पास क्या हो सकता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एब्नॉर्मल मोलर मास, दोनों का जो रेशियो है उसको अपने वांट ऑफ फैक्टर बोल सकते हैं। या हमारे पास क्या हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो इसी तरह से ये अपने क्या जो वांट ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट करने के हमारे पास फॉर्मूले बन जाते हैं। इसी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके बेस पर अगर अपने फॉर्मूले को बनाना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाता है पाई। ठीक है, पाई ऑब्जर्व डिवाइड बाय पाई कैलकुलेटेड। सेकंड del TB observed divide by del TB calculated. Third del TF observed divide by del TF calculated और I। ठीक है, अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो relative lowering in vector pressure observed divide by relative lowering vector pressure calculated। ठीक है, तो ये हमने वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के हमारे पास क्या जाते हैं फॉर्मूले आ जाते हैं। तो इन फॉर्मूले से अपने वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को क्या किया जा सकता है फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर इन फॉर्मूलों से अगर अपने पास I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है 1 के इक्वल आ जाती है तो अपने यहाँ पर क्या है 1 होने का मतलब क्या होगा द सॉल्यूशन डज नॉट अंडरगो एसोसिएट और डिसोशिएट। अगर I की वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन I greater than 1 द सॉल्यूट अंडरगोज आयनाइजेशन। अगर I की वैल्यू 1 से
ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहा है, ठीक है। और अगर I लेस देन 1 है तो अपने कह सकते हैं द सॉल्यूट अंडरगो डिसोशिएट, ठीक है। अगर 1 से कम आ रही है, इट मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहे हैं। अपने जैसे अपने I की वैल्यू निकालना चाहे एसिडिक एसिड के लिए निकालना चाहें तो अपने इसके लिए बायमोलर मास निकालना चाहे तो हमने कहा था नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एसिडिक एसिड का जो नॉर्मल मोलर मास था वो कितना था, 60 था, और उसका जो एबनॉर्मल मोलर मास था वो कितना था, 120 था। तो इट मींस जो एसिडिक एसिड के लिए जो I की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 0.5 आ जाती है, ठीक है। तो 0.5 आने का मतलब क्या हो जाएगा, तो अपनी ये जो वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, सॉरी इनमें जो पार्टिकल्स हैं अगर I की वैल्यू हमारे पास 1 से, तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास एसोसिएट पार्टिकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने इसमें क्या कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स अगर I की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इट मींस जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। और एसिटिक एसिड के लिए जो I की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। एक ही एग्जांपल है जिसके लिए I की वैल्यू आपको 1 से कम देखने को मिलेगी, बाकी कोई भी एग्जांपल देता है उसके लिए आपको वैल्यू मोर देन 1 दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl में कितने आयन है, 2 है, तो इसके लिए जो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप MgCl2 की बात करते हो तो MgCl2 में मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड, इट मींस यहाँ पर I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी। इसी तरह से AlCl3, तो यहाँ पर कितने आयन है, 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड, तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। इसी तरह से मैं एग्जांपल ले सकता हूँ K4FeCl6 का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये तो कॉम्प्लेक्स आयन हो गया 1 और ये 4 पोटेशियम आ गए, तो 4 + 1 कितने आ गए, 5। तो यहाँ पर I की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, ठीक है। इट मींस ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आयनाइज्ड हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, अपने एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब जितने भी अपने फॉर्मूले लिए थे उन फॉर्मूलों में भी यहाँ पर अपने को थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। अभी तक अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेकर चल रहे थे, मींस जो यहाँ पर अभी तक फॉर्मूले थे उन फॉर्मूले में I की वैल्यू क्या लेकर चल रहे थे, 1 ले रहे थे, मीनिंग आप ये मान रहे थे कि जो पार्टिकल न तो एसोसिएट हो रहे हैं और न ही क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं। तो अब जो आपको फॉर्मूले में जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, del P डिवाइड बाय P0A, आपने क्या लिखा था, XB लिखा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वांडा फैक्टर का आपको मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि अभी तक आप I की वैल्यू क्या लेकर चल रहे थे, 1 लेकर चल रहे थे, लेकिन जब एसोसिएशन या डिसोशिएट होगा तो I की वैल्यू की आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपने क्या लिखा था, del TB इक्वल क्या लिखा था आपने, KB स्मॉल m, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसी तरह से del TF इक्वल क्या आ जाएगा, आपने लिखा था KF स्मॉल m, तो अब यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, I का आ जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लिखा था पाई इक्वल क्या लिखा था आपने, कैपिटल M RT, तो अब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑस्मोसिस के अंदर मैं आपको जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है, वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज में लिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के मींस पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज में लिया जाता है। तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स या जो पॉलीमर्स के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंडरलाइन कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि किस टाइप से अपने पास ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर I और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशन किस टाइप का बनेगा, अपने यहाँ पर कहते हैं कि जो 1 मोल सोल्यूट है उसको अपने एक डिज़ोल्व करके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और 1 मोल ऑफ सोल्यूट गिव n पार्टिकल्स। जब n आप 1 मोल सोल्यूट को डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन को फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो 1 मोल आपके पास जो सोल्यूट है वो सॉल्यूशन में आपको क्या दे देता है, n
पार्टिकल्स आपको दे देता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहा है, तो आयनाइज्ड होकर जो 1 मोल कितने दे देगा आपको, n पार्टिकल्स दे देगा, ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl 2 पार्टिकल दे देगा, एक मॉलिक्यूल 2 दे रहा है, तो n पार्टिकल्स n मोल कितने दे देंगे, 2n दे देंगे अपने को। तो इसी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, तो आपने कहा कि जो A पार्टिकल्स है वो आयनाइज्ड होकर क्या दे रहा है, Nb मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बिगिनिंग जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है, जब आपने इसका आयनाइजेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स का नंबर कितना 1 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, और अल्फा पार्टिकल जब आयनाइज्ड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे आपको, n अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, अनआयनाइज्ड पार्टिकल्स प्लस आयनाइज्ड पार्टिकल, दोनों का टोटल कर दिया गया, तो ये आपके पास ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए। थ्योरेटिकल फॉर्म में आपने इसको कितना माना है, 1 मोल माना है, तो आपने कहा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, जो वांटा फैक्टर को फाइंड करने का, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपने ऑब्जर्व नंबर को थ्योरेटिकल नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद में आपके पास यहाँ पर आयनाइजेशन फैक्टर और वांटा फैक्टर में ये रिलेशन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन में रिलेशन बनाया था, अब एसोसिएशन में अपने रिलेशन बनाना चाहते हैं और इसको भी अपने अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कहा है, लेट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ए जो सोल्यूट है उसका जो नंबर हमारे पास क्या है 1 मोल है, इज डिसॉल्विंग सॉल्यूशन। इसको डिसॉल्व करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड द सोल्यूट एसोसिएट टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल ए है। जब ये एसोसिएट हो जाएगा तो एसोसिएट होकर क्या हो जाएगा, AN की फॉर्मेशन ये कर देता है। जैसे सल्फर है तो सल्फर एसोसिएट होकर क्या बनाता है, S8 की फॉर्मेशन कर देता है या S6 की फॉर्मेशन कर देता है। ये एसोसिएशन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर कहा है कि जो Na पार्टिकल्स है बिगिनिंग में क्या हुआ, इसका नंबर 1 है, और जो एसोसिएशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में इसमें से अल्फा पार्टिकल एसोसिएट होकर अल्फा अपॉन n पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऑब्जर्व नंबर, टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑब्जर्व नंबर, और थ्योरेटिकल फॉर्म में अपने इसको क्या माना है, 1 मोल माना है अपने पास। तो आई की जो वैल्यू है फाइंड करने का फॉर्मूला, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं और वैल्यू रखकर अपने अल्फा में ये रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा के अंदर अपने पास रिलेशन आ गया। और इसके साथ ही अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में आपको किसी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है।